ठीक है, ये हमारा चौथा लेक्चर है आज डॉक्टर रियाजुद्दीन मेमोरियल ऑन फिजिक्स स्कूल जो है उसका। और इससे पहले तीन लेक्चर्स के अंदर हम ग्रिफिथ्स की इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो किताब है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। और उसका तीसरा चैप्टर जो है जो स्पेशल टेक्निक्स के बारे में है उसको हमने स्टार्ट किया था। अभी तक हमने जो है वो तीन टॉपिक्स को स्टडी किया है, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो लैपलास इक्वेशन का तारुफ था। दूसरा टॉपिक जो है वो दो टेक्निक के बारे में था, मेथड ऑफ इमेजेस की। और तीसरा जो है वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का टॉपिक था, जिसके अंदर फिर तीन सब सेक्शन हमने स्टडी किए थे, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बेसिकली लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की शक्ल में आता है। यानी आप लेजेंडर पॉलिनोमियल्स चूंकि एक कंप्लीट बेसिस सेट के काम करती है, तो इसलिए आप अपने सॉल्यूशन जो है वो लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंगुलर पार्ट। इसके बाद जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने बताया था कि जो रेडियल इक्वेशन होती है वो आपकी बेसल इक्वेशन की फॉर्म इख्तियार कर जाती है। तो उसके दो सॉल्यूशन निकलते हैं, जिसमें आप न्यूमन फंक्शंस भी इस्तेमाल करते हैं और बेसल फंक्शन भी। और मैंने ये कहा था कि अगर आपको स्पेसिफिक एग्जांपल करें जिसमें आपको आपके सिलेंडर के ऊपर बाउंड्री कंडीशन दी गई हो, तो उस बाउंड्री कंडीशन को इस्तेमाल करके हम बेसल फंक्शंस की फॉर्म के अंदर सॉल्यूशन लिख सकते हैं लैपलेस इक्वेशन का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो ये अब नेक्स्ट और मेरे ख्याल लास्ट टॉपिक है जिसको हम स्कूल में स्टडी करेंगे। और ये है रिलेटेड टू मल्टीपोल एक्सपेंशन। तो इसका जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे और फिर इसके कुछ स्पेसिफिक केसेस को डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक खास किस्म की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी गई हो तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल जो है वो कैसे निकाला जाता है। स्पेशली अगर आपके पास मोनोपोल मौजूद हो, डायपोल मौजूद हो, या क्वाड्रुपोल हो, ऑक्टापोल हो, तो उन सब के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन क्या डिराइव किया जा सकता है जो आपको इन तमाम सिचुएशंस के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू प्रोवाइड कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। तो स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो लेट मी शेयर इट अगेन, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर लेक्चर 4। और इसका टॉपिक जो है दैट इज मल्टीपल एक्सपेंशन। ओके, पोल यहाँ पर आमतौर पे कहा जाता है चार्जेस को। और अगर सिंगल चार्ज हो तो उसको मोनोपोल कहते हैं। डबल चार्ज हो, दो चार्जेस हो तो उनको डायपोल कहते हैं। चार चार्जेस हो तो उनको क्वाड्रुपोल कहते हैं, एंड सो ऑन। तो इन जनरल अगर आपके पास
मल्टीपल चार्जेस हों तो हम उनको मल्टीपोल्स कह सकते हैं। और इस मल्टीपोल के लिए आपने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। ठीक है। तो इससे पहले कि हम डेरिवेशन की तरफ जाएं, अगर हम अपनी जी किसी का कोई सवाल है? ये जो को होस्ट हैं काइंडली जरा देखते रहें, जो लोग अनम्यूट होते हैं उनको म्यूट कर दें। तो अगर मेरे पास एक मोनोपोल हो, तो मोनोपोल बेसिकली एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, और लेट से मेरे पास यहाँ पर प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, और मुझे कहा जाता है कि इसका किसी पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल लिखें, और वो पी पॉइंट जो है वो इस क्यू से आर फासले तक अ, दूर है, आर फासला दूर है। तो इसका जो पोटेंशियल मैं लिखूंगा दैट विल बी पी ऑफ आर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बल्कि इसकी पूरी एग्जैक्ट फॉर्म लिखने की बजाय इट्स प्रोपोर्शनल टू 1/r। अभी हमारा इंटरेस्ट जो है वो आर डिपेंडेंस पे है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो फिर वो तो हम लगा ही सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल है वो सिर्फ सेपरेशन डिस्टेंस है बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये मोनोपोल के लिए होता है। अगर आपके पास डायपोल हो, तो चूंकि हम चैप्टर 2 के अंदर आप ये चीजें कैलकुलेट कर, प्लस क्यू चार्ज है और उनके दरमियान एक डी है, एंड देन अगेन एक पॉइंट पी है जहां पे आप उसका पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, और इसके सेंटर से, इन दोनों के सेंटर से आप डिस्टेंस लेते हैं आर टू द पॉइंट पी। सो इसको बोलते हैं डायपोल, और इसका जो पोटेंशियल है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। सिमिलरली अगर आपके पास क्वाड्रुपोल है, तो उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह से बना सकते हैं। ये बेसिकली चार डायपोल्स का मजमुआ बनता है। तो प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, फिर अगेन माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, और इनके दरमियान डिस्टेंस आप जो है वो फिर डिवाइड डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रुपोल। क्वाड का मतलब चार होता है, यानी इसमें चार डायपोल है। तो एक डायपोल मोमेंट यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, और एक यहाँ पे बनेगा। तो चार डायपोल मोमेंट बन रहे हैं, तो इसलिए इसको क्वाड्रुपोल कहा जाता है। तो क्वाड्रुपोल के लिए अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करें, और उसके लिए आप फाइंड करें फार्मूला, तो वो 1/r³ पे डिपेंड करेगा। एंड सिमिलरली आप ऑक्टापोल भी बना सकते हैं। ऑक्टापोल, ऑक्टा का मतलब आठ होता है, तो पोल का मतलब उसमें आठ किनारे हैं, यानी उसके आठ किनारों पे चार्जेस होंगे। तो उसके लिए आप एक ये कॉन्फ़िगरेशन ले लें। ठीक है। और इसको आप बॉक्स बना लें। ठीक है। और इस बॉक्स के हर किनारे के ऊपर आप कोई चार्जेस रख लें। लेट्स से यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर प्लस होगा। यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ माइनस है, तो फिर यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ प्लस है, तो फिर यहाँ पे माइनस होगा। फिर यहाँ माइनस है, तो फिर यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ प्लस है, तो फिर यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ माइनस है, तो फिर यहाँ पर प्लस होगा। तो हो गए आठ। तो ये आठ चार्जेस को हमने एक क्वाड के ऊपर, यानी एक क्यूब के ऊपर हमने उसके किनारों पे अरेंज कर दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टापोल। और इसका अगर आप पोटेंशियल किसी तरह फाइंड कर लें, जो कि एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे कि वो 1/r⁴ पे जाएगा। अब अगर आपका पोटेंशियल जो है वो 1/r से वेरी कर रहा हो, तो इस केस में भी आप कहते हैं कि जैसे जैसे सेपरेशन डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, यानी आप अपनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से दूर जाएंगे, ठीक है, क्यू से दूर जाएंगे, वैसे वैसे ही आपका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करेगा।
लेकिन जब वो डिक्रीज करेगा तो वो r⁻1 से डिक्रीज करेगा। लेकिन डायपोल का जो पोटेंशियल है वो r² से डिक्रीज करेगा। क्वाड्रुपोल का जो पोटेंशियल है वो r³ से करेगा। ऑक्टापोल का r4 से करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे, अगर आपका r फिक्स कर दिया जाए, यानी एक जगह पे r फिक्स कर दिया जाए, तो इन चारों कॉन्फ़िगरेशंस में से सबसे वीक पोटेंशियल किसका होगा? ये सवाल आपके लिए है। क्या इन चारों फार्मूलों को देखते हुए अगर आपसे पूछा जाए कि जो वीकेस्ट पोटेंशियल है वो किसका है? वीकेस्ट पोटेंशियल एट सम फिक्स्ड आर। हाँ जी, कोई जवाब दे सकता है इसका? ऑक्टापोल, जबरदस्त। कुछ लोगों ने जवाब दिया है कि ऑक्टापोल है, तो वो नजर भी आ रहा है, क्योंकि ऑक्टापोल जो है वो r⁴ के साथ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं r को 2 फिक्स कर लूं, तो जो मोनोपोल है जिसको मैं v मोनो लिखूंगा, वो प्रोपोर्शनल होगा 1/2 के, विच इज इक्वल टू 0.5। और अगर आप ऑक्टापोल का लिखें तो वो प्रोपोर्शनल होगा 1/2⁴, जो कि 16 है। और 1/16 को अब आप निकाल लें। ठीक है, क्या होता है? अराउंड 0.0 समथिंग। ठीक है, तो ये 0.06, सॉरी, 0.0625 होता है। तो ये आ जाएगा। ठीक है। सो इससे आपको अंदाजा हो गया कि, और इसी तरह आप ऑर्डर लगा के पता कर सकते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं कि वी मोनोपोल जो होगा वो स्ट्रोंगर होगा वी डाइपोल से। वी डाइपोल स्ट्रोंगर होगा वी क्वाड्रुपोल से। और वी क्वाड्रुपोल स्ट्रोंगर होगा वी ऑक्टापोल से। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है इन जनरल, अगर आपके पास आर फिक्स हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कहा था? आर आपका फिक्स है। अगर आपने आर को फिक्स किया हुआ है, तो फिर मोनोपोल का पोटेंशियल ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू द अदर वंस। तो ये कुछ बातें हैं जो जनरली हमें पता है कि अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो ये प्रॉब्लम जो है वो इस तरह का निकलता है, जो कि यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये था, अगर आपके पास आपकी जो चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पेसिफाई की हो। और इन सब को निकालने के लिए अगर आप चैप्टर 2 का सहारा ले, तो चैप्टर 2 आपको बताता है कि v ऑफ r इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन जनरल। आप इंटीग्रेट करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट आर प्राइम। आर प्राइम यहाँ पर सोर्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन सम वॉल्यूम एलिमेंट डी टी प्राइम, एंड देन डिवाइडेड बाय आर प्राइम। आर प्राइम जो है ये आपका सेपरेशन डिस्टेंस होता है। और इसको आप इंटीग्रेट करते हैं, और इससे आप जो है वो इन जनरल पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन जिसको आपने चैप्टर 2 में यूज किया था। उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी हो और उससे रिलेटेड वॉल्यूम एलिमेंट दिया हो, तो आप ये फार्मूला लगा के पोटेंशियल निकालते रहते हैं। अब हम एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं कि जिसके अंदर हम पोटेंशियल को ऐसी फॉर्म के अंदर लिखें जिसमें वो एक्सपैंड हुआ हो इन तमाम टर्म्स की फॉर्म में। और ये हमारा आज का काम है। ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा कि एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन लूंगा, यानी बजाय इसके कि मैं एक मोनोपोल, डायपोल या क्वाड्रुपोल वगैरह खास किस्म की तस्वीरें लूं, मैं एक जनरल सी तस्वीर लूंगा, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लूंगा, और उसके लिए पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल निकालूंगा। तो फॉर आर्बिट्रेरी फॉर एनी आर्बिट्रेरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी आर्बिट्रेरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं।
सो लेट्स से मेरी आर्बिट्रेरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा साइड पे बना लेता हूँ। एंड देन इसके अंदर एक मैं वॉल्यूम एलिमेंट डिफाइन करता हूँ। तो ये एक मेरा वॉल्यूम एलिमेंट है। ये वॉल्यूम एलिमेंट मैं कहता हूँ कि डी टाउ के बराबर है, डी टाउ प्राइम है, ठीक है। सो डी टाउ प्राइम क्या है? वॉल्यूम एलिमेंट, इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट। तो ये सारी जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बनाई है ना, ये सारी बेसिकली चार्ज से भरी हुई है, ठीक है ना। ये सारा इसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है। तो उसके अंदर मैंने एक क्यूब खुद से बना लिया और मैंने कहा जी फर्ज करें कि मेरा इन्फिनिटेसिमल चार्ज जो है ना वो इस वॉल्यूम में पड़ा हुआ है। अब मैंने एक ओरिजिन डिफाइन करना है, तो फर्ज करें कि यहां पर मैं अपना ओरिजिन डिफाइन करता हूं ओ, और इस ओरिजिन से मैं इस वॉल्यूम एलिमेंट की पोजीशन डिफाइन करता हूं एज आर प्राइम वेक्टर। तो ये है मेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक मैंने कोई पॉइंट बाहर नहीं लिया हुआ, ये सिर्फ एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ली है और उसके अंदर एक इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट है। और उस वॉल्यूम एलिमेंट की पोजीशन को फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन भी मैंने खुद से चूज किया है, आपकी मर्जी है जहां मर्जी चूज कर लें। ओरिजिन से उसकी पोजीशन है। सो आर प्राइम की डेफिनेशन फिर क्या हो गई? पोजीशन है ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट, या डी टाउ प्राइम चले कर लें, पोजीशन ऑफ डी टाउ प्राइम, ठीक है। यानी आपके चार्ज की पोजीशन है फ्रॉम ओरिजिन। अब मैं बाहर कहीं पे एक पॉइंट अज्यूम करने वाला हूं और उस पॉइंट का मैं नाम रखता हूं पी, ठीक है। तो पी मेरे पास क्या है? पी बेसिकली पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी जहां पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं पोटेंशियल को, राइट। अब मैं ओरिजिन से उस पॉइंट की पोजीशन अगर डिफाइन करूं तो वो यहां पर एक वेक्टर बनता है और उस वेक्टर का मैं नाम रखता हूं आर। तो यहां पे लिख लेते हैं आर क्या है? पोजीशन ऑफ पी। समझ आ रही ना यहां तक सारी, कि किस तरह से मैं कर रहा हूं? देन अब हमने एक पॉइंट डिफाइन करना है अपने चार्ज से पॉइंट पी तक, और वो जो डिस्टेंस होगा उसका हम नाम रखेंगे सेपरेशन वेक्टर। तो ये भी एक वेक्टर होगा, ठीक है, जो आपके सोर्स से वहां तक जा रहा है, और इसका मैं नाम रखूंगा आर। सो आर को डिफाइन करेंगे, ये जो डिफरेंट आर, मैंने डिफरेंट तरह से इसको लिखा है, टिल्डा आर बोल लें, तो इसको बोलेंगे सेपरेशन वेक्टर। ये सेपरेशन वेक्टर है या सेपरेशन डिस्टेंस है बिटवीन द एक्चुअल वॉल्यूम एलिमेंट चार्ज एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी। तो ये प्रॉब्लम है जिसको मैंने सॉल्व करना है। अगर आपको प्रॉब्लम समझ आ गया तो फिर आगे मैथमेटिक्स है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमारे पास एक आर्बिट्रेरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अंदर मैंने एक वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ प्राइम के बराबर चार्ज लिया और उस वॉल्यूम एलिमेंट की पोजीशन डिफाइन की ओरिजिन से आर प्राइम। फिर मैंने एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चूज किया पी, जो कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर कहीं पे मौजूद है, और उस पी तक फिर मैंने ओरिजिन से उसकी पोजीशन डिफाइन की आर, और सेपरेशन वेक्टर बिटवीन एक्चुअल चार्ज सोर्स एंड टेस्ट दोनों के दरमियान सेपरेशन वेक्टर डिफाइन किया है। आई होप कि यहां तक क्लियर है सिचुएशन। अब अगर मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल निकालना है
तो चैप्टर 2 से मेरा जनरल फार्मूला जो है वो क्या है? जनरली इसका जो पोटेंशियल होगा, वी, किस जगह पे मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं? आर पे या पॉइंट पी पे, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम लॉ से इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर सेपरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको पता है ना पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिर्फ स्केलर्स ही इसके अंदर आएंगे। एंड देन आप लिखेंगे उस जितना भी चार्ज वहां मौजूद है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आर प्राइम पे कितनी पड़ी हुई है, और उसका वॉल्यूम कितना वहां पे पड़ा हुआ है, उसका मल्टीप्लाई कर देना। सो बेसिकली आप चार्ज, टोटल चार्ज आप लिख रहे हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम एलिमेंट इज टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज इंटीग्रेट करके डिस्टेंस पे डिवाइड कर दें तो चार्ज ओवर डिस्टेंस पोटेंशियल देता है। तो ये जनरल फार्मूला होता है पोटेंशियल का। आई होप यहां तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें जो मुझे ये तो नहीं पता कि रो की वैल्यू क्या है, ये अभी अननाउन है। ठीक है, रो आर प्राइम क्या है? अननाउन। मुझे इसकी प्रॉब्लम में बताया नहीं गया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, आर्बिट्रेरी है। याद है ना मैंने बोला था कि इन जनरल जब आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ये बड़ी आर्बिट्रेरी इंटीग्रेशन है। तो इस तरह की इंटीग्रेशन करना मेरे लिए मुश्किल है। अगर ये सर्कल या स्फीयर होता ना तो इंटीग्रेशन करना मेरे लिए आसान है, लेकिन अगर आर्बिट्रेरी शेप यहाँ पे दी हुई है तो उसके उसको इंटीग्रेट करना जरा मुश्किल काम है कैलकुलस में। तो इसका मतलब है कि ये मेरे अभी इसको अननाउन रखूंगा। हाँ, डी टाउ प्राइम मुझे पता है, उसको मैं कोऑर्डिनेट्स में रिजॉल्व कर लूंगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में या सिलिंड्रिकल में या कार्टेशियन में। जो चीज एक और इम्पोर्टेंट मुझे पता है वो है आर, विच इज सेपरेशन डिस्टेंस। सो मैं अब ये निकालना चाहता हूँ। तो अगर आप डायग्राम को देखें तो यहाँ पर एक ट्राइंगल आपको बनती नजर आ रही है। अगर मैं आर और आर प्राइम के दरमियान थीटा प्राइम एक एंगल डिफाइन कर लूं, सो ये एक ट्राइंगल है जो ओ से पी, पी से आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से दोबारा ओ तक जा रही है। इस ट्राइंगल में तीनों साइडों की लेंथ भी मुझे मालूम है, और थीटा प्राइम जो है वो भी मुझे मालूम है। थीटा प्राइम क्या है? थीटा प्राइम इज द एंगल बिटवीन आर एंड आर प्राइम, यानी सोर्स और पी दोनों के दोनों की पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो वेक्टर आपस में थीटा प्राइम एंगल पे पड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे मैं अपना पॉइंट पी जो है उसको मूव करूंगा यानी नीचे लाऊंगा तो थीटा प्राइम चेंज होगा। या दूसरे लफ्जों में, अगर मैं थीटा प्राइम चेंज करूं तो मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएगा। तो थीटा चेंज करने से बेसिकली मैं इसको लाइन को चेंज कर सकता हूँ, पॉइंट पी को चेंज कर सकता हूँ। तो इस ट्राइंगल को देखते हुए आप एक लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ ऑफ कोसाइंस हमने बहुत दफा लिखा है, एक दफा फिर लिखते हैं। वो कहता है कि आर स्क्वायर टिल्डा आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर प्राइम स्क्वायर माइनस टू स्मॉल आर आर प्राइम कॉज ऑफ थीटा प्राइम। ठीक है, ये मैंने लॉ ऑफ कोसाइन लिखा है सिंपली इस ट्राइंगल के लिए जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो अगर मेरे पास आर स्क्वायर मौजूद है तो स्क्वायर रूट लेके मैं आर निकाल सकता हूँ, और फिर 1/r करूंगा तो मेरा एक हिस्सा पोटेंशियल का मुझे यहाँ से मिलेगा। तो आप सिंपली आर स्क्वायर लिखें, लेकिन उससे पहले हम यूं करते हैं कि हम इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और बाकी टर्म्स को ब्रैकेट में लिखते हैं। पहली टर्म 1 आएगी। ये मैथमेटिकल ट्रिक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। आई होप कि ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद
कुछ और भी कॉमन आ रहा है उसको भी ले लेते हैं, आर स्क्वायर 1 प्लस, आप देखें आखिरी दोनों टर्म्स में आर प्राइम ओवर आर कॉमन है, तो इसको भी एक ही दफा कॉमन ले लें, तो आपके पास ब्रैकेट में रह जाएगा आर प्राइम ओवर आर -2 cos थीटा प्राइम एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो आर इक्वल आएगा सिंपल आर, और ये जो सारी ब्रैकेट वाली टर्म है इस सारी ब्रैकेट वाली टर्म का स्क्वायर रूट बन जाएगा, राइट। इसके बाद मैं एक और काम करता हूं कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, और वो वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ आर प्राइम ओवर आर -2 cos थीटा प्राइम, इसको। सो बेसिकली मैंने इस दूसरी टर्म को जो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको मैंने एक नाम एप्सिलॉन रख लिया है, क्योंकि ये बहुत लंबी टर्म है और बार बार हम इसको नहीं लिखना चाहते, तो इसका एक छोटा सा नाम रख लिया, और कुछ नहीं किया हमने। आर विल बी इक्वल टू स्मॉल आर 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1/2। अब मैं निकालना चाहता हूँ 1/r, तो 1/r क्या होगा, 1/r इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन पावर 1/2। तो ये सिंपली मैंने उसको इन्वर्स कर लिया ऊपर वाली इक्वेशन को। इसी इक्वेशन को मैं जरा दोबारा लिख सकता हूँ, 1/r मल्टीप्लाई बाय, चूंकि स्क्वायर रूट है तो इसको मैं अगर न्यूमरेटर में ले जाऊं तो -1/2 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर मैं एक अजम्पशन लेने लगा हूं, और मेरी वो अजम्पशन ये है कि जो मेरा पॉइंट पी था वो बहुत दूर है इस पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। सो वी आर लुकिंग वेरी वेरी फार, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहते हैं फार फील्ड लिमिट, फार फील्ड लिमिट। फार फील्ड लिमिट का मतलब ये होता है कि आपका जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो कि आर था, इस वेरी वेरी लार्जर देन आर प्राइम, जो कि आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पोजीशन है। तो आपका जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से बहुत दूर है एज कंपेयर टू, सो बेसिकली फार फार अवे फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप यहां पर गौर करें, तो आर प्राइम ओवर आर, अब नीचे वाला जो फैक्टर है आर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, एंड देन आप इसको समझ सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू जो है एप्सिलॉन की ये बहुत स्मॉल हो जाएगी। स्मॉल चीज को हम लिखते हैं, दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन विल बी लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब होता है कि कोई चीज की वैल्यू बहुत छोटी है, स्मॉल है। और मैथमेटिक्स मुझे ये बताता है कि स्मॉल वैल्यू अगर हो तो 1 प्लस वेरिएबल की पावर को बाइनोमियल थ्योरम लगाया जा सकता है। सो वी कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल, आई थिंक बाइनोमियल का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ी मशहूर है। टेलर एक्सपेंशन की ही एक फॉर्म है, इन जनरल ये टेलर एक्सपेंशन होती है, बट बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहती है कि जी 1 प्लस सम वेरिएबल की पावर n हो तो उसको कैसे लिखते हैं, 1 प्लस n टाइम्स वेरिएबल प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल वेरिएबल स्क्वायर एंड प्लस n इंटू n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल वेरिएबल क्यूब प्लस सो ऑन। तो ये चार टर्म्स मैंने इसलिए लिखी हैं कि हमने चार केसेस डिस्कस करने हैं। पहली टर्म आप देखेंगे कि मोनोपोल बन जाएगी, दूसरी टर्म जो है वो डायपोल बन जाएगी, तीसरी क्वाड्रुपोल और चौथी ऑक्टापोल। बहरहाल इस फार्मूले को हमने अप्लाई करना है, और ये हाफ 1/2 के लिए भी एप्लीकेबल है, तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूंगा। सो 1/r क्या बन जाएगा,
दिस विल बिकम 1/r स्मॉल आर, और 1 जो कि पावर -1/2 है, सो दिस विल बिकम -1/2 एप्सिलॉन, फिर 1/2 एंड 1/2 -1, और नीचे भी एक 2 है, तो 3 2 हो गए, 8 हो गया। सो +3/8 एप्सिलॉन स्क्वायर। फिर आगे देखें क्या है जी। तो 1/2, 1/2 -1 इज 1/2, एंड देन 1/2 -2 इज 5/2, और ये सारे 2 2 मिला के आपके पास क्या आ रहा है, 5/16। सॉरी, 3/2 है तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और क्या बनेगा ये, चूंकि 3 है तो माइनस आएगा, और 5/16 E³ एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। और अब एप्सिलॉन की वैल्यू वापस पुट कर दें। हमने किसको एप्सिलॉन कहा था, इसलिए मैंने इसको एप्सिलॉन डिफाइन किया था। अब आपको समझ आई होगी, क्योंकि अगर आपने इस पूरे के ऊपर बायनोमियल लगाना होता तो वो काफी मुश्किल हो जाता, यानी एक से ज्यादा दफा आपको लंबी लंबी टर्म्स लिखनी पड़ती। तो आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लें काम आसान करने के लिए। जब उस वेरिएबल ने अपना काम दे दिया तो उस वेरिएबल की वैल्यू दोबारा पुट कर दें। तो ये मैथ में अक्सर करते हैं। सो 1/r, 1 -1/2 एप्सिलॉन किधर गया भाई, r/r' इंटू r'/r -2 cos θ' +3/8 r'/r square r'/r -2 cos θ' square -5/16 r'/r cube r'/r -2 cos θ' cube प्लस सो ऑन। ठीक है, इतनी ज्यादा आप नहीं लिखना है इसको। अब अगर आप इसकी एक्सपेंशन करें, या अगर आप लोगों को ये स्क्वायर और क्यूब के फार्मूले आते हैं, यू कैन इजीली अप्लाई a-b² a-b³ एंड देन कुछ टर्म्स को इकट्ठा करें। तो मैं अब यहाँ पर चूंकि रफ पे मैंने किया हुआ है, सो आई विल जस्ट डायरेक्टली राइट दी स्टेप, एक स्टेप में स्किप कर रहा हूँ। सो योर आंसर विल बी 1 + r'/r cos θ' प्लस r'/r स्क्वायर 3 cos² θ'-1/2 प्लस r³ and then 5 cos³ prime minus 3 cos θ prime divided by 2 and plus so on। तो ये आ जाएगा। पहली चीज आप गौर करें कि हमने इसको एक ऐसी फॉर्म में लिखा है कि जिसमें तमाम टर्म्स ऐड अप हो रही हैं। पहले माइनस आ रहा था, लेकिन उसको हमने कहीं अब्जॉर्ब इस तरह किया है कि अब ये सारे टर्म्स प्लस हो रही हैं। ये स्टेप कर लेंगे ना आप। ठीक है, ये जो मैंने स्टेप मिस किए हैं एक दो, तो ये जस्ट अलजबरा है, आप कर सकते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब अगर आप इनके कोएफिशिएंट्स लिखें, फर्ज करें कि आपका जो वेरिएबल है ना वो है r'/r। अगेन r'/r का मैं कोई नाम रखना चाह रहा हूँ। लेट्स से इसका नाम a रख लेते हैं फिलहाल। और इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ, 1/r इज इक्वल टू 1/r बाहर आ रहा है, एंड देन 1 + a cos θ प्लस a² 3 cos θ' प्लस a³ 5 cos³ बल्कि एक और काम करते हैं, मैं cos θ' को भी एक्स का नाम दे लेता हूँ, क्योंकि θ' वेरिएबल है, तो एक्स का नाम दे लेते हैं। और उसकी वजह अभी आपको समझ आएगी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ।
सो 1 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस ए क्यूब 5x³ माइनस 3x/2 प्लस सो ऑन। तो ये आ गया। अब ये जो ए को छोड़ के बाकी चीजें लिखी हुई है ना, इन पे जरा तवज्जो दें। पहले आपके पास लिखा हुआ है 1, ठीक है, और उसके बाद दूसरी टर्म में ए के साथ आ रहा है एक्स, तीसरी टर्म में आ रहा है 3x² माइनस 1/2, और चौथी टर्म में आ रहा है 5x³ माइनस 3x/2। इनको देख के आपको कोई चीज याद आ रही है? इससे मिलता जुलता को और ये सबको जमा कर रहे हैं आप, ठीक है ना? तो कोई ऐसा फार्मूला, जनरल एनालिटिकल फार्मूला आपको याद आ रहा है जिसपे आप इसको अप्लाई करें, उस फार्मूले में किसी चीज की वैल्यूज डालें और ये सारा कुछ उसमें से निकल आए? हमने पढ़ा है इसको रिसेंटली। कोई बता सकता है कि इसको देख के क्या याद आ रहा है? कोई फंक्शन है जिसमें अगर वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं तो ये सारे फंक्शन उससे निकल आते हैं। एनीवन, आप में से कोई अगर बता सकता हो? इसकी और भी टर्म्स आएंगी, इन्फिनिट टर्म्स होंगी। तो ये इन्फिनिट टर्म्स से मिलने वाला एक फंक्शन है। जबरदस्त, समन और फराज दोनों ने जवाब दिया है। पता नहीं किताब खोली हुई है कि नहीं लेकिन ये सही जवाब है, और ये है लेजेंडर पॉलिनोमियल्स। सो बेसिकली आपका फार्मूला जो है वो ये बताता है कि ये P0x, इसकी वैल्यू 1 होती है, P1x की वैल्यू x होती है, P2x की वैल्यू ये है, P3x की वैल्यू ये है, एंड सो ऑन। इन जनरल जो फार्मूला है वो होता है PLX। एल एल यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, सो 1/2 to the power L, L फैक्टोरियल, एंड देन एल्थ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वेयर x याद रखें cos थीटा है, एंड देन x² माइनस 1 to the power L। तो अब आप गौर करें, अगर आप L = 0 पुट करें तो क्या बनेगा? P0x विल बी इक्वल टू 1 to the power 20, 0 फैक्टोरियल, जीरोथ डेरिवेटिव का मतलब है डेरिवेटिव खत्म हो गया, एंड देन x² माइनस 1 to the power 0 पुट करें तो हर चीज 1 हो गई। सो P0x आपके पास क्या आता है? 1। तो ये देखें पहली टर्म 1 लिखी हुई है। सिमिलरली अगर आप L = 1 को चेक कर लें तो P1x किसके इक्वल होगा? 1/2 to the power 1, which is 2, 1 factorial is 1, and then first derivative of x² minus 1, L की पावर अगेन 1 है, एंड देन 2x को आप डेरिवेटिव 2x आएगा, एंड 2 से 2 कैंसिल करें तो x आ जाएगा। सो P1x आपके पास x आ रहा है, तो ये देखें P1x x लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। अब मैं सारी एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा, बट यू कैन वेरीफाई कि ये सारे जो कोएफिशिएंट्स आ रहे थे आपकी इस 1/r में, ये सारे के सारे a के अलावा लेजेंडर पॉलिनोमियल्स को शो कर रहे हैं। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि लेजेंडर पॉलिनोमियल्स फॉर्म अ कंप्लीट सेट ऑफ बेसिस। तो इसका मतलब किसी भी फंक्शन को लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, कि फोरियर सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने 1/सेपरेशन वेक्टर को लेजेंडर पॉलिनोमियल की फॉर्म में एज अ कंप्लीट बेसिस इस्तेमाल करते हुए लिखा हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप इसी फार्मूले को, यानी 1/r को लिखते हैं लेजेंडर पोलिनोमियल की फॉर्म में। सो 1/r विल बी इक्वल टू 1 प्लस ए, सॉरी नॉट 1, P0x प्लस ए P1x
प्लस ए स्क्वायर पी 2x, और आप देखेंगे जो पावर पी के साथ आ रही है वही पावर ए के ऊपर आ रही है, प्लस ए की पावर क्यूब, साथ क्या आएगा p3x। अब अगली टर्म आप खुद बता दें क्या होनी चाहिए। तो अगली टर्म होगी a4 p4x एंड सो ऑन। तो आपको बड़ा सिंपल सा फार्मूला मिल गया, जिसको अब आप एक समेशन की फॉर्म में एज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख सकते हैं। सो समेशन गोस इंडेक्स में n चूज कर लेता हूँ l की बजाय। क्यों? मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप कुछ और चूज कर लें। n इज इक्वल टू 0 to infinity, एंड देन इसको मैं कैसे लिखूंगा, a to the power n एंड देन p(n)x। ये समझ आया फार्मूला कैसे बनाया मैंने? ऊपर वाली इक्वेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में समेशन में लिखा है। तो देख लें आप, अगर मैं n को 0 पुट करूं तो पहली टर्म बन रही है p0x, n को 1 पुट करें दूसरी टर्म बन रही है p1x, n को 3 पुट करें तीसरी टर्म बन रही है p3x a क्यूब एंड सो ऑन, और उन सब का समेशन आ रहा है। तो ये है मेरा 1/r। अब चूंकि मेरा a जो है वो भी मैंने अपने पास से डिफाइन किया था, तो a की वैल्यू ये वाली जो है मैं दोबारा यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ये बन जाएगा 1/r समेशन n 0 to infinity r'/r and then p power n and then p(n)x. So this is the 1/, separation vector. यहां तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो? सिंपल मैथमेटिक्स है। मैंने आपको बेसिकली ये दिखाने की कोशिश की है कि लीजेंडर पॉलिनोमियल का एक और इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, कि जब आप किसी आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की का पोटेंशियल निकालते हैं किसी पॉइंट दूर, किसी पॉइंट पी के ऊपर, तो उसका पोटेंशियल जो है वो फोरियर सम ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में निकलता है। तो अगर आपको लेजेंडर पॉलिनोमियल्स आती हैं और उनको साथ काम करना आता है, ऑर्थोगोनैलिटी वगैरह आती है, तो आप बहुत आसानी से किसी भी आर्बिट्रेरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल निकाल सकते हैं यूजिंग लेजेंडर पॉलिनोमियल्स। तो ये हमने यहाँ पे साबित करने की कोशिश की है। चलो, एक्स रह गया है। एक्स भी मैंने बोला था कि हमने डिफाइन किया था एज कॉस थीटा प्राइम, तो मैं यहाँ पे अभी एक्स की वैल्यू भी वापस पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ए की वैल्यू r'/r ली थी और एक्स की वैल्यू मैंने कॉस थीटा प्राइम ली थी। सो वापस उनको पुट कर देते हैं। सो दिस इज द इनवर्स सेपरेशन डिस्टेंस। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो द पोटेंशियल ड्यू टू आर्बिट्रेरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी कहना चाहो, दैट विल बी वी। सॉरी जी, सवाल है किसी का? अच्छा, गलती से माइक ओपन हुआ है। सो v इज इक्वल टू 1/4πε0, ये फार्मूला होता है। चलो मैं दोबारा फार्मूला पूरा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो हम क्या कर रहे थे। तो हम 1/r फाइंड कर रहे थे, जबकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ प्राइम के अंदर दी गई थी। तो मैंने सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करनी है। 1/r 4πε0 विल बी इक्वल टू, अब समेशन जो है इसको आप बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रल से, एंड देन 1/, देखें इंटीग्रेशन जो आप करेंगे वो प्राइम वाले कोऑर्डिनेट्स पे होगी, अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स पे वो नहीं होगी। तो जो 1/r है, स्मॉल आर, वो तो बाहर आ जाएगा। बल्कि एक मिनट ऐसा करते हैं, आपको कंफ्यूजन होगी तो एक दफा सारा फार्मूला लिख ही लेते हैं। सो 1/r
समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r प्राइम ओवर r टू द पावर n पी एन कॉस थीटा प्राइम रो r प्राइम डी टाउ प्राइम। तो ये है पोटेंशियल। अब इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। पहली बात नोट करें कि ये r टू दी n और r टू दी n, इसके ऊपर आप इंटीग्रेशन नहीं ले रहे क्योंकि ये अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स हैं। इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइम कोऑर्डिनेट्स पे हो रही है। सो दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक तो आप समेशन को बाहर निकाल लें इंटीग्रल से, दूसरा आप अनप्राइम चीजों को बाहर निकाल लें। सो r और फिर r टू द पावर n भी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पावर n भी ले रही है ना यहाँ पे। एंड देन इंटीग्रल आएगा और जो बाकी बच गया r प्राइम टू द पावर n और पी एन कॉस थीटा प्राइम रो r प्राइम डी टाउ प्राइम। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। और इधर वाला जो r और r n है, इसको मिला के n+1 लिखा जा सकता है। सो दिस इज, और ये किस पे डिपेंड करेगा? r पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बाकी सारे कोऑर्डिनेट तो इंटीग्रेट आउट हो जाएंगे, जो बचेगा वो सिर्फ r बचेगा। सो दिस इज द मोस्ट जनरल पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये फार्मूला जो है, ये इतना जनरल फार्मूला है कि ये हर तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई होता है, और इसी को मल्टीपोल एक्सपेंशन बोलते हैं। एक्सपेंशन का मतलब ये है कि आपने लेजेंडर पोलिनोमियल्स की फॉर्म के अंदर अपना सॉल्यूशन एक्सपेंड किया हुआ है। मतलब ये कि वो एक फोरियर सम है, एक सीरीज है जिसके अंदर आपने अपना पोटेंशियल लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन फॉर द मल्टीपोल एक्सपेंशन। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो आप कर लें। कोई टर्म इसमें समझ नहीं आ रही कि कौन सी क्या है, तो उसके बारे में सवाल कर लें। कोई मैथमेटिकल स्टेप नहीं समझ आया जिनको मैंने स्किप किया उसके अलावा? ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं वो वाली बात याद करवाऊं जो हमने स्टार्ट में की थी। उसमें हमने ये बात की थी कि अगर आपके पास मोनोपोल हो तो उसका पोटेंशियल 1/r से जाता है। डायपोल हो तो 1/r² से जाता है। क्वाड्रुपोल हो तो 1/r³ से जाता है। और ऑक्टापोल हो तो 1/r4 से डिक्रीज होता है। तो क्या ये जो मैंने जनरल फार्मूला अभी निकाला है, इस जनरल फार्मूले को इस्तेमाल करके ये सारी चीजें दोबारा वेरीफाई की जा सकती हैं कि मोनोपोल और डायपोल और ये क्या है, और सीरीज एक्सपेंशन मल्टीपोल एक्सपेंशन में इनकी जगह कहाँ पर बनती है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मैं फर्स्ट फ्यू टर्म्स एक्सपेंड करूं तो सबसे पहले आप n = 0 वाली टर्म को देखें। तो n = 0 प्लग इन करते हैं यहाँ पे। v(r) = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन नहीं लेना क्योंकि मैंने n को स्पेसिफाई कर दिया है। सो 1/r टू द पावर 1 होगा, एंड देन इंटीग्रल r प्राइम टू द पावर 0 करेंगे तो वो 1 हो जाएगी। एंड देन आएगा p0 cos थीटा प्राइम, एंड देन रो r प्राइम डी टाउ प्राइम। p0 जो है वो भी मुझे पता है 1 होता है, बिकॉज p0x जो है वो क्या था? 1। सो ये वाली टर्म भी यहां से मैं गायब कर दूंगा, और सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है
ये आपको पोटेंशियल देगा। तो अब आप गौर करें तो ये जो रो डी टाउ प्राइम है, ये टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो। सो दिस इज योर टोटल चार्ज। और मोनोपोल के केस में ये टोटल चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? सिंगल चार्ज क्यू के, पॉइंट चार्ज के। सो फॉर मोनोपोल, मोनोपोल का मतलब है कि अगर आपके पास सिंगल चार्ज पड़ा हो तो मैं रो आर प्राइम और डी टाउ प्राइम को लिख सकता हूं सिंगल चार्ज क्यू। सो मेरा पोटेंशियल बन गया वी ऑफ आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, जिसको आप कभी कभार के क्यू ओवर आर भी लिखते हो, शायद एफएससी में भी ये पढ़ा हो। तो ये वही पोटेंशियल है जो एक सिंगल क्यू पॉइंट की वजह से किसी पॉइंट पी के ऊपर आप फाइंड करते हो जबकि दोनों का फासला आर के बराबर हो। तो ये देखें, निकल आया ना। वही बात है कि एफएससी में जो आसान आसान करके फार्मूले पड़े होते हैं, अब उनको जरा मुश्किल मुश्किल करके हम डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने लेजेंडर पॉलिनोमियल पढ़ ली हैं और अब हमने इंटीग्रेशन करना सीख ली है और हमने डायपोल क्वाड्रुपोल भी पढ़ ली हैं। तो अब हम एफएससी वाली बातें तो नहीं करेंगे ना, अब हम थोड़ा सा एडवांस काम करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि बीएस का काम करके या एमफिल का काम करके आप एफएससी वाले काम को जुटला नहीं देते, उसको गलत नहीं साबित कर देते, बल्कि आप उससे एडवांस हो जाते हैं। और साइंस इसी तरह काम करती है कि जब आपके पास किसी कंसेप्ट की मजीद डेवलपमेंट होती है तो इससे पिछला कंसेप्ट गलत नहीं हो जाता। इसका मतलब होता है कि आपने उससे अगली बात पता कर ली है और वो अगली बात पिछली बात की तरदीद नहीं करती बल्कि उसकी तस्दीक करती है। तो यहाँ पे ये देखें, उसकी तस्दीक हो रही है कि आपने एक एडवांस फार्मूला लिखा, लेकिन उस एडवांस फार्मूले की पहली टर्म आपको एफएससी दे रही है। तो आप यूं कह सकते हैं कि ये जो फार्मूला लिखा हुआ है मल्टीपोल एक्सपेंशन का, इस फार्मूले की पहली टर्म एफएससी है और दूसरी टर्म बीएससी है, तीसरी टर्म एमएससी है, चौथी टर्म एमफिल है और पांचवी टर्म जो है वो फिर पीएचडी में आती है। तो हर टर्म जो है वो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाती जा रही है। लेकिन ये इतनी सादा बात नहीं है, जब मैं इसको थोड़ा एनालाइज करूंगा तो बताऊंगा कि बेसिकली डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो डोमिनेट करती हैं। ओके, फिलहाल आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा कि कैसे हमने एक सिंगल चार्ज का जो पोटेंशियल है वो एक मल्टीपोल एक्सपेंशन से जीरोथ टर्म के साथ निकाल लिया या जीरोथ लेजेंडर पॉलिनोमियल से निकाल लिया। तो आइंदा अगर आपसे कोई पूछे कि लेजेंडर पॉलिनोमियल क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि लेजेंडर पॉलिनोमियल की जो सबसे कम यानी कम तरीन एप्लीकेशन है वो ये है कि जीरोथ पावर आपको पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल दे देती है। और इसके साथ आप वो कल वाली मिसाल भी ले सकते हैं कि आप लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा और दलेरी दिखाएं तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है ना, ये फार्मूला भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंपली आप डेल स्क्वायर ले लें दोनों तरफ इक्वेशन के, तो आप देखेंगे कि डेल स्क्वायर वी जीरो आएगा। बट वो थोड़ा सा फिर एक्स्ट्रा काम है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। बट अगर आपको मैथमेटिक्स करने का शौक है, इस फार्मूले को पकड़ें और इसका डेल स्क्वायर करें दोनों तरफ, लप्लाशियन लें दोनों तरफ, तो आप देखेंगे कि ये भी सेटिस्फाई करती है। क्योंकि कल अगर हम कह रहे थे कि लेजेंडर पॉलिनोमियल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का सोल्यूशन है और यहाँ भी लेजेंडर पॉलिनोमियल है और वही पोटेंशियल है, तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना लाप्लास इक्वेशन को। लेकिन ये फिर अगेन मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, लेकिन बेसिक फिजिक्स आपकी वही रहती है। चलो आगे चलते हैं, डायपोल पे चलते हैं। सो एन इज इक्वल टू 1 वाली टर्म लेते हैं, दूसरी टर्म देखते हैं जी इसकी क्या करती है। सो वी ऑफ आर 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/, एन को 1 ले लिया है तो समेशन नहीं आएगा। सो 1/r² इंटीग्रल ऑफ आर प्राइम की पावर 1 है, P1 cos थीटा प्राइम एंड देन रो आर प्राइम डी टाउ प्राइम। अब आपको याद होगा बिकॉज P1x जो है वो क्या होता है x के बराबर। सो उसकी वैल्यू पुट कर दें 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² आर प्राइम एक्स, यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा प्राइम, क्योंकि एक्स को मैंने कॉस थीटा रखा हुआ है ना। सो रो आर प्राइम एंड देन डी टाउ प्राइम। तो ये बन गया जी पोटेंशियल फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म उसकी n इज इक्वल टू 1 वाली टर्म। ठीक है। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा सादा करके लिखा जा सकता है। अगर आप ये थीटा प्राइम को किसी तरह गायब करवाएं यहाँ से, तो आपको एक बड़ा मशहूर फार्मूला मैं डिराइव करवा सकता हूँ इसका। तो पहले आप याद करें कि थीटा प्राइम आया कहाँ से था। थीटा प्राइम एंगल था बिटवीन योर सोर्स चार्ज एंड बिटवीन योर टेस्ट पॉइंट पी। ठीक है। तो अगर आपका सोर्स यहाँ पे पड़ा हुआ था, याद करें डायग्राम, डी टाउ प्राइम, तो उस तक जो पोजीशन वेक्टर जा रहा था ओरिजिन से, वो था आर प्राइम वेक्टर। और यहां से जो पॉइंट पी तक वेक्टर जा रहा था, दैट वाज आर वेक्टर। तो इन दोनों के दरमियान आपने डिफाइन किया था एंगल थीटा प्राइम। तो यहां से आप बता सकते हैं कि अगर मैं कॉस थीटा प्राइम लिखना चाहता हूं, तो वो किसके इक्वल होगा। जब आपके पास दो वेक्टर हो और उनसे आपने कॉस थीटा बनाना हो, तो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं उनका, दोनों वेक्टर्स का। ये मेरा वेक्टर अलजबरा का सवाल है, मेरे ख्याल हाशिम साहब पढ़ा भी रहे हैं। दो वेक्टर्स हैं और उनके दरमियान में कॉस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं ऑडियंस। आप लोग सवाल नहीं करेंगे तो मैं तो करूंगा। हाँ जी, जो ऑनलाइन बैठे हैं उनमें से, या फेसबुक पर, या इन पर्सन, क्या किया जाए। दो वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान एंगल भी पता है, मैंने उनका कॉज निकालना है, कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये एफएससी का बड़ा मशहूर सवाल होता है। जी, कोई नहीं जवाब देना चाहता। कॉस थीटा का फार्मूला लगेगा। जी, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है। दूसरा कमेंट आया कि रिजॉल्व कर लें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, कर सकते हैं आप, करके देख लें। और कोई सादा तरीका, इससे भी सिंपल आंसर हो सकता है। एक लफ्ज में इसका आंसर निकलता है। और ये एफएससी में मेरे ख्याल पहली पहली चीज पढ़ाई जाती है कि दो वेक्टर्स के दरमियान कॉस कैसे निकलता है और साइन कैसे निकलता है। बिल्कुल, उमर शहजाद ने जवाब दिया है, और इनके लिए एक चॉकलेट। डॉट प्रोडक्ट ले लें बस, डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है ना। तो आप लिखेंगे कैसे, आर वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर, दैट इज जस्ट कॉस थीटा प्राइम। अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड पता हो दोनों का। सो आर डॉट आर प्राइम क्या होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू आर प्राइम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, मुझे जो है ना वो आर प्राइम भी गायब करना है किसी तरह, सॉरी, कॉस थीटा प्राइम यहाँ पे आना है। चलें, मैंने बेसिकली जिस चीज को लिखना है उस मकसद के लिए मैं यहाँ पर करूंगा क्या,
कि मैं आर डॉट आर प्राइम इस पूरी टर्म को आर से डिवाइड कर दूंगा और उससे मुझे आर प्राइम कॉस थीटा प्राइम मिल जाएगा। ठीक है ना, यही टर्म है ना जिसको मैंने रिप्लेस करना है, आर प्राइम कॉस थीटा प्राइम। तो मैंने ये टर्म बना ली। और अगर आप थोड़ा सा मजीद देखें तो ये लिखा हुआ है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड। ये किसके बराबर होगा? एक वेक्टर को उसके उसकी लेंथ से डिवाइड करो तो क्या मिलता है? कुछ लोगों ने लगता है मोबाइल साइड पे रखे हुए। एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। बिल्कुल यूनिट वेक्टर मिलता है ना। सो ये बन जाएगा आर यूनिट वेक्टर डॉट आर प्राइम इज इक्वल टू आर प्राइम कॉस थीटा प्राइम। ठीक है जी। तो इस आर प्राइम कॉस थीटा प्राइम की जगह पे मैं आर हैट डॉट आर प्राइम प्लग करने वाला हूं। यानी इस वैल्यू को हमने प्लग करना है यहां पर। तो कर देते हैं जी। वी आर क्या बन जाएगा? वी आर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² and then r hat dot r prime rho r prime d tau prime। अच्छा, अगर इसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि r जो है r हैट यूनिट वेक्टर ये प्राइम कोऑर्डिनेट नहीं है, तो लिहाजा इसको इंटीग्रल से बाहर लिखा जा सकता है और डॉट प्रोडक्ट को भी बाहर लिखा जा सकता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/r² r हैट डॉट इंटीग्रल ऑफ आर प्राइम रो आर प्राइम। इसमें याद रखें ये वेक्टर नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये रिजल्ट नहीं निकलेगा जो मैं निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट मैंने जो है वो उसको स्प्लिट कर दिया है, क्योंकि प्राइम जो है वो इंटीग्रल के अंदर है और अनप्राइम इंटीग्रल से बाहर आ सकता है। एंड देन यहाँ पर मैं एक चीज डिफाइन करने जा रहा हूं, आर प्राइम रो आर प्राइम डी टाउ प्राइम का इंटीग्रल। यानी ये जो मैंने आखिरी टर्म लिखी है पूरी इंटीग्रेशन वाली, इसको मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ। डिफाइन करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास कोई गैस है कि ये क्या चीज हो सकती है? व्हाट इज दिस थिंग? इसमें याद रखें आर प्राइम क्या था आपका? दिस इज योर, चलो मैं याद करवाने के लिए दोबारा वो डायग्राम बना देता हूँ आपको, बल्कि वो बनी हुई है तो उसको मैं उठा लेता हूँ वहीं से। सो स्टार्टिंग में जाते हैं और यहाँ पे आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। हाँ जी। चलो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत है अभी। और इसको मैं पेस्ट कर लूँगा जहाँ पर अभी हम काम कर रहे हैं, ताकि आपको ज़रा आसानी हो मेरे सवाल को समझने की। तो जी ये सिचुएशन है। अब ज़रा आप बताएं, सारे वेरिएबल्स देख के आर प्राइम जो है वो क्या है? आर प्राइम बेसिकली पोजीशन ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। रो आर प्राइम क्या है? जितना भी चार्ज इस वॉल्यूम एलिमेंट में पड़ा हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम इज चार्ज डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलता है आपको? रो डी डी टाउ प्राइम क्या चीज है? इसको क्या, ये इसकी डायमेंशन किसके बराबर आ रही है? रो डी टाउ प्राइम। रो जो है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और डी टाउ प्राइम वॉल्यूम एलिमेंट है। तो ये क्या चीज है? हाँ जी, कौन जवाब देगा? ये बेसिक क्वेश्चंस मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको याद आए कि आपने पहले कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं।
हाँ जी। रो डी टाउ प्राइम क्या होगा? चार्ज होगा लेकिन इनफिनिटेसिमल चार्ज होगा, ठीक है। सो लेट से ये डी क्यू है, और उसके साथ अब मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं आर प्राइम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आर प्राइम डी क्यू, या डी क्यू प्राइम चलो कह लो। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या चार्ज को पोजीशन से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ऐसी कोई चीज आपने पहले पढ़ी हुई है जिसमें आप अमाउंट ऑफ चार्ज को उस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हो? चलें, जब तक आप इसके बारे में सोच रहे हैं मैं आगे चलता हूँ। तो ये देखें, ये सारी जो इंटीग्रेशन है जिसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज आर प्राइम एक वेक्टर है। तो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर ही रहता है। सो ये बन जाएगा पी वेक्टर। इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ एज अ पी वेक्टर। और उसकी वजह से ये जो मेरा पोटेंशियल है, इसको मैं दोबारा लिखूंगा, वी ऑफ आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r², आर हैट, डॉट प्रोडक्ट, इंटीग्रल सारा जो है उसका नाम हमने रख दिया है पी। और इसको अगर मैं रीअरेंज कर लूं तो इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हैट डॉट पी डिवाइडेड बाय r²। तो ये हमने n इज इक्वल टू 1 टर्म जो है वो फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द पोटेंशियल फॉर n इज इक्वल टू फर्स्ट और n इज इक्वल टू 1 टर्म ऑफ द मल्टीपोल एक्सपेंशन। और इसमें जो पोटेंशियल है उसकी शक्ल से आपको पता चल रहा है ये किस चीज का पोटेंशियल है। ये 1/r² से वेरी कर रहा है, तो ये किस चीज का पोटेंशियल है? दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू, हाँ जी, बोल रहे हैं किस चीज का पोटेंशियल है? डायपोल, जबरदस्त, अभी हमने देखा। तो अब ऊपर मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने प्रोपोर्शनल टू 1/r² लिखा था। अब मुझे उसकी असल शक्ल नजर आ गई है कि वो टोटल पोटेंशियल जो है वो होता किस तरह का है। तो डायपोल है, तो अब तो बता दें कि पी मैंने किसको कहा है, ये इंटीग्रल क्या बता रहा है आपको? अब तो आपको पता होना चाहिए कि पी वेक्टर किसको जाहिर कर रहा है। जबरदस्त, साद अशरफ साहब जवाब दे रहे हैं कि ये डायपोल मूवमेंट है। तो बेसिकली दिस इज द डायपोल मूवमेंट वेक्टर। इसको बोलते हैं डायपोल मूवमेंट वेक्टर। आपने शायद एफएससी में इसकी सादा शक्ल पढ़ी होगी। एफएससी में इसको डिफाइन करते हैं पी इज इक्वल टू क्यू डी, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन वन ऑफ द चार्जेस ऑफ डायपोल, और डी जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस होता है। तो यहाँ जो दो चार्जेस हैं उनका जो डिस्टेंस मैंने नाम रखा था वो आर प्राइम था। तो आर प्राइम कहाँ पे है इस तस्वीर में? आर प्राइम है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने वेक्टर बनाया था ओ से लेके वॉल्यूम एलिमेंट तक, ये एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। देखें यहाँ पे डायपोल नहीं लिया हुआ था, मैंने आपको नहीं बताया कि यहाँ पे प्लस माइनस चार्जेस पास पास पड़े हुए हैं कि नहीं। शुरू में मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, लेकिन जब मैंने ये टर्म निकाली है n इज इक्वल टू 1th टर्म, तो उस टर्म से मुझे पता चला कि यहाँ पे एक डायपोल भी पड़ा हुआ है। सो इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम को मैं दोबारा से यूं डिजाइन कर सकता हूं कि मैं यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज लेता हूं और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज लेता हूं, तो उसी वेक्टर आर प्राइम को, सॉरी, अब यहाँ पर मैं डी वेक्ट टी का नाम दे लेता हूँ। तो ये वो वेक्टर है कि जब इस वेक्टर को मैं क्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पी बन जाता है
तो दिस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपको डायपोल मोमेंट देता है. सो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर which is defined from negative charge to the positive charge. ओके. और इसके बाहर वो पॉइंट पी है जहां पे आप उसका फील्ड फाइंड कर रहे हो. सो उसको आप लिख सकते हो एज ये वेक्टर आर मैंने कहा था, और इस वेक्टर का नाम अब आप रखोगे स्मॉल आर. तो मैं वापस उसका नाम आर प्राइम रख देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको समझ आ सके कि उस पहली डायग्राम से इसका क्या ताल्लुक बना है. तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दी हुई है उसमें कहीं नहीं बताया कि डायपोल है, लेकिन पोटेंशियल मुझे बता रहा है कि वहां पर डायपोल पड़ा हुआ. और वो कैसे पता चलेगा, वो n इज इक्वल टू वन जो टर्म है उससे आपको पता चलेगा. मल्टीपोल एक्सपेंशन की n इज इक्वल टू वन टर्म जो है वो ये बता रही है कि यहाँ जो चार्ज पड़ा हुआ था उसमें एक डायपोल भी पड़ा हुआ है, और ये थीटा प्राइम उसी तरह आ जाएगा. अब अगर आप चाहें तो इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि एक डायपोल रखें और एक पॉइंट पी लें. आई थिंक ये एफएससी में या बीएससी में है प्रॉब्लम कि फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी विच इज फार अवे फ्रॉम द डायपोल. तो डायपोल के लिए आई होप कि ये प्रॉब्लम आपने कहीं ना कहीं किया होगा. अगर आप इसको कर लें खुद से तो बहुत अच्छी बात होगी. ठीक है, सॉल्व फॉर वी और चेक करें. ये अब आपका होमवर्क है कि इस डायग्राम को लें, इस डायग्राम को लेकर पोटेंशियल निकालें. कैसे निकालेंगे, हर चार्ज का अलग अलग पोटेंशियल निकालें और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करें. मतलब ये कि दोनों के पोटेंशियल ऐड अप कर दें, और आप लॉ ऑफ कोसाइन लगा के ये आर और ये आर भी निकाल सकते हैं क्योंकि थीटा प्राइम दिया हुआ है. फिर आर प्राइम कॉस थीटा प्राइम को आप डायपोल मोमेंट डिफाइन कर दें, एंड देन देखें कि आपको यही फार्मूला जो मैंने लिखा है जो मल्टीपोल एक्सपेंशन से निकला है और जो डायपोल को सॉल्व करके निकलता है वो सेम है या नहीं. अगर वो सेम नहीं है तो फिर मैंने यहाँ पे झूठ बोला है, ये डायपोल का पोटेंशियल नहीं है, किसी और चीज का है. अगर आंसर सेम निकलता है तो इसका मतलब है कि मैंने आपसे सच बोला था कि अगर आप एक डायपोल लें और उसका पोटेंशियल निकालें तो वही निकलेगा जो मल्टीपोल एक्सपेंशन में n इज इक्वल टू वन टर्म से निकलता है. यहाँ तक कोई सवाल? और आई होप कि मैंने कंफ्यूज नहीं किया आपको. इससे भी आगे चल सकते हैं. टाइम को देख लेते हैं एक दफा, क्योंकि अब अगर मैं n इज इक्वल टू टू वाली टर्म ले लूं इस फार्मूले में तो अंदाजा करें कितना मैथ चाहिए होगा उसमें. तो n इज इक्वल टू टू में क्या होगा, ये वन ओवर आर क्यूब बन जाएगा. और मुझे पता है कि जो क्वाड्रुपोल होता है वो वन ओवर आर क्यूब से जाता है, तो वो अगली टर्म मुझे मिल जाएगी वन ओवर आर क्यूब. ठीक है, तो n इज इक्वल टू टू. नेक्स्ट केस वो बनेगा v ऑफ आर वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. जहां पे अगर आप कंफ्यूज हो या आपको लगे कि समझ नहीं आ रही, मुझे स्टॉप कर लिया करें वहां पे, वरना मैं तो चलता जाऊंगा. वन ओवर आर क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि एन टू है तो एन प्लस वन थ्री हो जाएगा. एंड देन आई थिंक आर प्राइम की पावर जो है वो थ्री टू हो जाएगी. एंड देन पी टू ऑफ cos थीटा प्राइम आएगा, एंड देन रो आर प्राइम आएगा, एंड देन डी टाउ प्राइम आएगा. इसको अब आपको पता है कि जो पी टू एक्स था वो क्या था, हमने लिखा था स्टार्टिंग में, दैट वाज थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन ओवर टू. सॉरी, थ्री एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स लिख रहा हूँ ना. सो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय टू, तो एक्स की जगह पे कॉस थीटा है. सो वी ऑफ आर क्या बन जाएगा,
दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r³ r² 3/2 cos² θ' -1/2 and then rho r' d tau prime. So this will be the potential of quadrupole. अब क्वाड्रुपोल मूवमेंट आप डिफाइन कर लें। इसका एक प्रॉब्लम ग्रिफिथ में दिया हुआ है जिसमें वो इसको सिंप्लीफाई भी करता है और क्वाड्रुपोल मूवमेंट निकालता है। वो डेरिवेशन अब ज्यादा लेंथी हो जाएगी तो मैं वो आपको डिराइव नहीं कराऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कहीं से भी ना, ये मतलब ये कोई आ, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जो आपको मिलेगा नहीं। क्वाड्रुपोल मूवमेंट अगर आप कहीं पे पढ़ा हो तो अगर आप क्वाड्रुपोल मूवमेंट डिफाइन करेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल इसी तरह की चीज बनेगा। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको ना टू को इकट्ठा लिखता हूँ ताकि आपको क्वाड्रुपोल मूवमेंट नजर आए। तो ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है ना, ये क्वाड्रुपोल मूवमेंट देगी आपको, राइट। और क्वाड्रुपोल मूवमेंट जो है उसमें बेसिकली अगर आप उसको चलें किससे डिफाइन करते हैं, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, किससे डिफाइन करते हैं। आ, चलो मैं वैसे लिख देता हूँ कि क्वाड्रुपोल मूवमेंट क्या होता है। वो होता है आपका चार्ज, जो भी आपका चार्ज है, टाइम्स डिस्टेंस स्क्वायर, d², ये होता है। तो आप देखें यहाँ पे चार्ज भी आ रहा है आपके पास रो डी टाउ प्राइम में, और डिस्टेंस स्क्वायर भी आ रहा है, साथ एक एक्स्ट्रा टर्म भी आ रही है, वो आपको डायरेक्शन के बारे में बताती है। और वो आपको, और दूसरी बात ये है कि 1/r³ से ये वेरी भी करता है, राइट। तो आई होप कि ये बात क्लियर है। आई थिंक ये पूरा क्यू नहीं आता इस तरह, क्यू में ये पूरी चीज होनी चाहिए, ये 3 cos² - 1/2 समथिंग। सो इसके लिए जो क्यू होगा वो होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो r' 3/2 cos² θ' -1/2 एंड देन dt', ये आपका क्यू है। और डी को मैंने यहाँ पे r'² कह दिया। सो दिस इज द क्वाड्रुपल मूवमेंट, ठीक है। वेयर क्यू इतना सिंपल अब नहीं है क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही। और ये बेसिकली अगेन P2x है, मतलब ये सेकंड जो लेजेंडर पोलिनोमियल है n = 2 वाली, वो आपको क्वाड्रुपल मूवमेंट देता है, ठीक है। और ये बड़ा अहम फार्मूला है। बहुत सी जगहों पे आपको क्वाड्रुपल मूवमेंट निकालना पड़ता है। इसकी एक बड़ी फेमस एग्जांपल जो है वो, चूंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं और उनका एक पावर स्पेक्ट्रम बनता है। तो वो जो पावर स्पेक्ट्रम होता है वो भी क्वाड्रुपोल मूवमेंट से ही बनता है, और उसके अंदर भी आप लेजेंडर पोलिनोमियल्स इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट लें, लेट्स से ब्लैक होल, और उसका क्वाड्रुपोल मूवमेंट निकालें, तो उसमें भी आपको इसी तरह की डेरिवेशन मिलती है। और आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को देखें तो वो भी 1/r³ से वेरी करता है। एंड देन अगर आपको ब्लैक होल का मास पता है तो आप उसका ग्रेविटेशनल क्वाड्रुपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं। उसका चार्ज पता है तो आप उसका इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं। तो इससे उसकी प्रॉपर्टीज निकाली जाती हैं मैथमेटिकली। बहरहाल, तो ये अभी हम गए हैं n = 2 तक। इसके बाद n = 3 टर्म भी आनी है जो कि आपको ऑक्टापोल देगा। तो मेरा ख्याल है कि वो मैं अब नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लोग जो है वो खुद से उसको लिख सकते हैं। और
कोई मसला नहीं है। यहां तक कोई सवाल? सो अगेन मैं रिवाइज कर दूं कि हमने जो जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, दैट इज दिस एक्सप्रेशन। ये आपको बताता है कि अगर आपके पास एक आर्बिट्ररी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है तो उसके लिए पोटेंशियल क्या होता है इन टर्म्स ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल्स। फिर दूसरा काम हमने किया कि इसकी लिमिट्स ली हैं। तो जो इसकी n इज इक्वल टू 0 वाली लिमिट आई है, जो कि आपके पास ये वाला पोटेंशियल है, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ मोनोपोल। ठीक है, इसको भी कॉपी करते हैं। इन सारे रिजल्ट्स को मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ ताकि इनके बारे में एक और बात डिस्कशन में लानी है आप लोगों के साथ। फिर हमने n इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ली, विच इज डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड पोटेंशियल है। एंड देन हमने क्वाड्रुपोल की लिखी, विच इज दिस वन। और इन चारों को अब मैंने यहाँ पे आपके सामने दिखा दिया। ठीक है, सो ये वाली किसके लिए थी? आर्बिट्ररी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये वाली किसके लिए थी? मोनोपोल के लिए। और मोनोपोल का मतलब होता है n इज इक्वल टू 0 टर्म। फिर हमने लिखी डायपोल के लिए, और डायपोल होता है n इक्वल्स 1 टर्म। और फिर हमने लिखी क्वाड्रुपोल के लिए, और क्वाड्रुपोल होता है n इक्वल्स 2 टर्म, एंड सो ऑन। ऑक्टापोल के लिए n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सारी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सब की सब इस आर्बिट्ररी कॉन्फ़िगरेशन वाले एक्सप्रेशन में छुपी हुई हैं। यहां पर तो मैं उनको अलग अलग करके लिख रहा था, n इज इक्वल टू 0 को अलहदा, 1 की टर्म में अलहदा, 2 की टर्म में अलहदा। लेकिन इस फार्मूले में तो वो सारी की सारी सम होंगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, इनका नाम रखता हूँ अब V0 n इज इक्वल टू 0 की वजह से, V1 डायपोल की वजह से, V2 क्वाड्रुपोल की वजह से क्योंकि n इज इक्वल टू 2 है, एंड सो ऑन। और ये समेशन मुझे ये बता रहा है कि मैंने इन सबको जमा करना है किसी आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो अपने रिजल्ट्स को मैं फाइनलाइज करने के लिए लिख सकता हूं कि V आर्बिट्ररी इज इक्वल टू V मोनोपोल प्लस V डाइपोल प्लस V क्वाड्रुपोल प्लस V ऑक्टापोल एंड प्लस चलते जाओ, देर आर मैनी 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 ऑफ देम। तो इसका मतलब अगर मुझे कोई भी आर्बिट्ररी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कोई बंदा दे दे और बोले कि जी हाँ ये एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है और ये एक पॉइंट है, बस ये आपको पता है और कुछ भी नहीं पता, और आप पोटेंशियल निकालो इस पॉइंट पी पे, तो आप उसको जवाब दे सकते हो कि इसका पोटेंशियल बेसिकली ये दिया गया है। मतलब ये कि आप कहोगे कि इस आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मोनोपोल की भी कंट्रीब्यूशन है, डायपोल की भी है, क्वाड्रुपोल की भी है, ऑक्टापोल की भी है, और सारे पोल्स की भी है। तो इसीलिए इसको कहते हैं मल्टी पोल एक्सपेंशन, कि इसमें सारे पोल आते हैं, एक से ज्यादा पोल्स आते हैं। ये बात तो हो गई आर्बिट्ररी के बारे में।
अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर मैं सिर्फ मोनोपोल की कंट्रीब्यूशन चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि ये बाकी सारे जो टर्म्स हैं वो जीरो हो जाएं, डायपोल, क्वाड्रुपोल, ऑक्टापोल, ये जीरो हो जाएं और सिर्फ मोनोपोल मुझे मिले, तो उसके लिए मेरी चार्ज, ये जो आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरह की होगी? सवाल समझ में आया? कि अगर मेरे पास, क्योंकि इन जनरल मुझे पता है कि इसमें सारी कंट्रीब्यूशन आती है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरी मोनोपोल वाली जो टर्म है वो डोमिनेट कर जाए, तो आप अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पे बताएं कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या होना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं कि पी पे सिर्फ मुझे मोनोपोल का पोटेंशियल मिले, डायपोल और क्वाड्रुपोल का ना मिले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉइंट चार्ज और सफियर, बिल्कुल। सो सफियर से आपकी क्या मुराद है? ताउल लतीफ ख्वाजा साहब हमारे उस्ताद हैं, तो देखें उस्ताद गलती पकड़ते हैं, उन्होंने गलती पकड़ ली है कि यहाँ पे मैंने एक नुक्कर बनाई हुई है आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसलिए उन्होंने इसको पकड़ लिया है गलती को। तो मैं थोड़ा सा लेजी हो रहा था, लेकिन उस्तादों के सामने आप गलती नहीं कर सकते। तो गलती ये है कि यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन है वो अनडिफाइंड होगा ना, सो कंटिन्यूअस पाथ लेना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम, मुझे बड़ा एहतियात के साथ अब बनाना पड़ेगा, मैं अन्य बनाता जा रहा था, लेकिन बहरहाल देर इज नो परफेक्ट शेप, यहाँ पे मैं नहीं बना सकता। लेकिन उनका पॉइंट वैलिड है कि चूंकि आपने इंटीग्रेट करना है ना इस पूरी सरफेस के ऊपर या पूरे पाथ के ऊपर, तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। बहरहाल ये एक पॉइंट था, बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया। सो मैं ये बात कर रहा था कि मोनोपोल जो है उसकी कंट्रीब्यूशन डोमिनेट करेगी जब आपके पास पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है। सो फॉर पॉइंट चार्जेस, यानी अगर आपके पास पॉइंट चार्ज होंगे, ठीक है, अगर डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस लेट से पड़े हुए, तो फॉर पॉइंट चार्ज आपका जो वी मोनोपोल है विल डोमिनेट। तो ये पहली एक कंडीशन है। अच्छा, और उसके बाद फिर डायपोल, अगली बातें सारी मेरे ख्याल क्लियर हैं कि अगर आपके पास एक डायपोल पड़ा हुआ है तो फिर डायपोल की कंट्रीब्यूशन डोमिनेट करेगी। सिमिलरली अगर क्वाड्रुपोल पड़ा हुआ है तो उसकी कंट्रीब्यूशन डोमिनेट करेगी, एंड सो ऑन। अच्छा, एक और चीज जो है वो ये है कि आपकी, जो मैंने पहले भी डिस्कशन की थी, कि जब आपके पास कोई फोरियर सीरीज लिखी होती है या आपने सम किया होता है सीरीज में, और आप लेफ्ट साइड के ऊपर एक फाइनाइट वैल्यू चाह रहे होते हैं, जबकि राइट साइड के ऊपर आपके पास एक इन्फिनिट सीरीज लिखी हुई है, तो सीरीज में जितनी ज्यादा टर्म्स की कंट्रीब्यूशन आप लेंगे, आपका जो आंसर है वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। तो बस ये एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पे दोबारा दोहराना चाहता था कि फॉर बेटर प्रिसीजन, आपको अगर ज्यादा प्रिसीजन चाहिए अपने रिजल्ट में, फॉर बेटर प्रिसीजन मोर टर्म्स इन द एक्सपेंशन, आपको ज्यादा टर्म्स लेनी पड़ेंगी इन द मल्टीपोल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा टर्म्स लेंगे और तो आपको ज्यादा प्रिसाइज आंसर मिलेगा। दूसरी एक और बल्कि तीसरी एक और बात जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, ये जितने भी मैंने रिजल्ट निकाले हैं ना यहाँ पे, मोनोपोल, डायपोल, क्वाड्रुपोल के,
जो सारे के सारे निकले हैं इस आर्बिट्रेरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के फार्मूले से, इनके पीछे एक अप्रोक्सीमेशन थी जो मैंने स्टार्टिंग में ली थी। तो वापस चलते हैं उस अप्रोक्सीमेशन पे। वो अप्रोक्सीमेशन थी फार फील्ड लिमिट की। यहीं से मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई है ना। तो मल्टीपोल एक्सपेंशन के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही एक लिमिट लगा दी थी कि आप अपनी गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत दूर हैं, यू आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप फार फील्ड लिमिट नहीं लगाएंगे तो आपका पोटेंशियल और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर ये आप एप्सिलॉन को स्मॉल नहीं कर सकेंगे और बाइनोमियल एक्सपेंशन की बजाय वो टेलर एक्सपेंशन बनेगी और वो फिर बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन हो जाती है। तो ये भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि ये रिजल्ट्स सिर्फ वैलिड हैं अगर आप अ, यानी आपकी जो ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है और इसके लिए जो आपने अप्रोक्सीमेशन ली थी वो थी फार फील्ड लिमिट, जिसका मतलब ये है कि यू आर वेरी वेरी फार फ्रॉम दी सोर्स चार्ज। तो फिर आप जो है वो इन रिजल्ट्स को आप कह सकते हैं कि किसी हद तक ठीक है। ये सारी बातें करने के बाद फिर मैं कहूंगा कि एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर चीजें इतनी सादा नहीं है जितनी सादा हमने यहाँ पे कर दी हैं। क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत सी इंटरेक्शंस और इस तरह की चीजें भी आती रहती हैं। इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी, यानी पहली असम्पशन तो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी फिर हमें बहुत सी असम्पशंस लेनी पड़ी हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम इतना सिंपल हो जाए कि हम उसको मैथमेटिकली हैंडल कर लें। बट इन रियलिटी, इन एक्सपेरिमेंट्स, सिचुएशन मुख्तलिफ होगी। ओके, एनी फर्दर क्वेश्चंस? ओके, अगर और सवाल नहीं है तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करूंगा और इसी से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने डायपोल को थोड़ा सा और डिस्कस करना है, बिकॉज डायपोल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, बहुत सी जगहों पे फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और एक दो बातें और हैं जो करेंगे। एंड देन टुमारो विल बी आवर लास्ट लेक्चर। तो तब तक फिर अगर आपका कोई सवाल हुआ तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई और डिस्कशन? चलें, अगर नहीं है तो फिर इसको स्टॉप करते हैं। किसी को कोई सवाल या डिस्कशन है तो आप कर, मैं यहीं पे आज इसको स्टॉप करूंगा। सर आज हमारे पास 11 बजे तक टाइम है। नेक्स्ट लेक्चर 11:30 पे स्टार्ट होने हैं, तो अभी सर कर लें अगर सर कोई टॉपिक रहता है तो। टॉपिक तो यार ऑडियंस बताएगी, ऑडियंस बड़ी खामोश है हमारी। मैंने जो प्रिपेयर किया था उसमें तो इतना ही है। बाकी अगर कोई और चीज है करने वाली तो आप मुझे बता दें।